बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर एस सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन है, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। आज के टॉपिक में हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितनी है, कहाँ पर पाई जाती है, इसकी डिपेंडेंस, इसका इन्हसार जो है वो किन चीज़ों पर होता है, उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। अब सिंपल अल्फाज में जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर सिंपल अगर हम उसको देखें तो बायोडाइवर्सिटी से मुराद है जानदार। ठीक है, बायो मतलब जानदार, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी यानी इकसाम, टाइप्स। तो दुनिया में जितने भी जानदार मौजूद हैं, ठीक है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो फंजाई हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलर, मतलब कोई भी ऐसा जानदार जो जिंदगी रखता है, ठीक है, यानी जानदार हम कहते हैं वही जिसमें जिंदगी मौजूद होती है, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जितने भी हमारे इर्द गिर्द जानदार मौजूद हैं वो हमारे बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा हैं। द टर्म बायोडाइवर्सिटी, इसला बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड, निकली है फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी, बायो और डाइवर्सिटी से। डाइवर्सिटी मीन वैरायटी विद इन अ स्पीशीज, स्पीशीज के अंदर जानदारों की वैराइटीज, एंड अमंग स्पीशीज और स्पीशीज के दरमियान, यानी जानदारों की कितनी तरह की स्पीशीज मौजूद होती हैं। स्पीशीज चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम देख चुके हैं। जानदारों का ऐसा ग्रुप जो अगली नस्ल पैदा करने के लिए आपस में जिनसी तौलीद कर सकता है, उसे हम स्पीशीज कहते हैं। तो जानदारों की कितनी टाइप्स की स्पीशीज मौजूद हैं, और फिर स्पीशीज की अंदर जितने कितने किस्म के जानदार मौजूद हैं, इन सब को मिलाकर हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो है वो किसी भी इकोसिस्टम में मौजूद जानदारों की वैरायटी मापने का एक तरीका है या एक आला है। यानी सिंपल अल्फाज में जो बायोडाइवर्सिटी है वो किसी भी एनवायरनमेंट में जानदारों की वैरायटी बताती है। वैरायटी से मुराद कि अगर मैं कहूँ कि एक एनवायरनमेंट की बायोडाइवर्सिटी कह लें 1 लाख है, यानी वहाँ पर 1 लाख किस्म की अलग अलग स्पीशीज़ या अलग अलग जानदार पाए जाएंगे। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी से मुराद होता है कि कितने तरह के जानदार मौजूद होते हैं। डिपेंडेंस इन्हसार किस चीज़ पर होता है बायोडाइवर्सिटी का? द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, फ्लोरा, ठीक है, प्लांट्स को साइंस के अंदर फ्लोरा कहा जाता है और एनिमल्स को फाना कहा जाता है। तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों की जो डाइवर्सिटी है, मोस्टली हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। इन आ रीजन, किसी भी इलाके में, डिपेंड्स ऑन, इन चीज़ों पर डिपेंड करती है, क्लाइमेट, आबो हवा, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। यानी जैसे जो गर्म इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा जानदार रहते हैं, दरमियाना इलाकों में उससे कम, और जो ठंडे इलाके हैं उस तरफ बहुत कम लोग रहते हैं। ऑल्टीट्यूड, बुलंदी, यानी जैसे पहाड़ी इलाकों में जो रिहाइश है वो बनिस्बत आम, जो मैदानी इलाके हैं उनकी निस्बत कम होती है। सॉइल, मट्टी, ठीक है, तो चूँकि प्लांट्स भी बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है तो जाहिर है जो मट्टी जरखेज़ होगी वहाँ पर जो प्लांट्स की डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा होगी। जहाँ मट्टी जो है वो जरखेज़ नहीं होगी वहाँ जानदारों की, प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हैं वो कम पाई जाएंगी। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़, दूसरे स्पीशीज़ का मौजूद होना। ठीक है, तो ये वही जैसे एक इकोसिस्टम अगर एक वेल डेवलप है, यानी जहाँ पर जानदारों को सब्जियाँ मिल सकती हैं दूसरे, अब जहाँ हम यूजुअली जैसे हम अपनी बात करें इंसान, तो हम सब्जियां खाते हैं, प्लांट्स मतलब प्लांट्स ही होते हैं वो भी, या दूसरे जानदार खाते हैं। तो इस तरह माहौल में जब हमें दूसरी स्पीशीज़ मौजूद होती हैं प्लांट्स की या एनिमल्स की, तो वहाँ पर जानदारों की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और जहाँ पर दूसरी स्पीशीज़ नहीं होती तो दूसरे जानदारों को खाने के लिए या दूसरी कामों के लिए जो मटीरियल हैं वो नहीं मिल पाते, तो वहाँ पर जानदारों की बायोडाइवर्सिटी भी कम आती है।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की तकसीम। दुनिया में बायोडाइवर्सिटी एक जैसी नहीं है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो हर जगह एक जैसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली एक जैसी नहीं है। ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन ये क्या आते हैं देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज रिचेस्ट इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स के अंदर यानी जो गर्म इलाके हैं उनमें बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। टेम्परेट दरमियाने इलाके यानी ना ज़्यादा ठंडे ना ज़्यादा गर्म, उनके अंदर बायोडाइवर्सिटी कम पाई जाती है। एंड पोलर रीजन्स, और जो ठंडे जो किनारे वाले जहाँ बर्फबारी रहती है या बर्फानी पहाड़ ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर देयर आर फ्यूअर स्पीशीज इन द पोलर रीजन, बहुत कम तादाद में स्पीशीज मौजूद होती हैं। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये अर्थ है, अर्थ की जो बिल्कुल सेंटर वाली लाइन होती है ना, जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर के बिल्कुल साथ वाले, चाहे हम ऊपर की बात कर लें या नीचे की, तो अर्थ के बिल्कुल यानी इक्वेटर के बिल्कुल साथ वाले जो इलाके हैं ये गर्म इलाके होते हैं जिनको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। और जो बिल्कुल किनारे वाले इलाके हैं अगर आप देखें तो अब इनमें -33 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, यहाँ पे -23 आ रहा है, तो ये इनमें माइनस में टेम्परेचर रहता है सारा साल। तो ये कहलाते हैं पोलर जोन, ठीक है, जो ठंडे इलाके होते हैं। तो ये बिल्कुल ठंडे हैं और ये सेंटर में बिल्कुल गर्म है, तो इनके दरमियान में ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो है वो कह लें कि दरमियाना, क्योंकि गर्म और सर्द के दरमियान है तो ये दरमियाने इलाके होते हैं, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो इनको हम टेम्परेट जोन या मोतदल यानी दरमियाने होते हैं। तो ट्रॉपिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, टेम्परेट में उससे कम और पोलर रीजन में उससे भी कम बायोडाइवर्सिटी होती है। अब बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। दुनिया में जो आज बायोडाइवर्सिटी है ये 4 बिलियन सालों का के इर्तिका का नतीजा है। नाउ अब क्वेश्चन अराइज कि व्हाट इज एवोल्यूशन, एवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम इसको देख लें, फिर मैं एवोल्यूशन के ऊपर आपको बताता हूँ। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज नॉट वेल नोन टू साइंस, जिंदगी की जो इब्तदा है वो साइंस को बहुत डिटेल के साथ नहीं पता, सही से नहीं मालूम। दो फिर भी अगरचे लिमिटेड एविडेंस, कुछ चंद महदूद जो सबूत हैं, सुजेस्ट दैट ये जो है वो आइडिया देते हैं until 600 मिलियन ईयर अगो, 600 मिलियन साल कबल तक, ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कि सिर्फ जो जिंदगी है वो बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से मिलते जुलते यूनिसेलुलर यानी एक सेल पर मुश्तमिल जानदार पर मुश्तमिल होती है। अब ये सारे कैसे बने अकॉर्डिंग टू साइंस, कि अब इसमें जो हमारा कुरान है और साइंस जो है ये इख्तलाफ करते हैं। कुरान हमारा ये कहता है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि तमाम जानदारों को उनकी असल हालत में हमने पैदा किया है और हर जानदार का एक जोड़ा पैदा किया है, यानी हम अपनी असल हालत में ही पैदा हुए हैं। जो भी जानदार दुनिया में मौजूद है उनको उसकी असल हालत में पैदा किया गया है। जबकि जो साइंस अब वो ये कहती है कि जो हर जानदार है वो किसी नए जानदार से वजूद में आया है। जैसे आप लोगों ने बहुत कॉमनली सुन रखा होगा कि जो इंसान है उसका वजूद बंदर से हुआ है, यानी इंसान जो है वो बंदर से बने हैं, ठीक है। अब जिसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज एवोल्यूशन, इर्तिका उर्दू में जिसको हम कहते हैं। तो दो वर्ड हमें सुनने को मिलते हैं यूजुअली, एक वेरिएशन होता है और दूसरा होता है एवोल्यूशन। वेरिएशन तगय्युरात और एवोल्यूशन इर्तिका। वेरिएशन क्या होता है, अगर आप ये डायग्राम में देखें तो अब यहाँ पर जो है वो बंदर से इंसान की एवोल्यूशन को शो किया गया है। अब अगर मैं इस फर्स्ट वन और सेकंड वन वाले को कंपेयर करता हूँ तो मुझे इनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी नज़र आती है, डिफरेंस है लेकिन बहुत थोड़ा सा। तो अब इनमें जो ये चंद नस्ल गुजरने के साथ जो तब्दीलियाँ आई हैं इसको हम कहते हैं वेरिएशन तगय्युरात। फिर अगर मैं सेकंड वाले और थर्ड वाले को कंपेयर करता हूँ तो ये आपस में ज़्यादा सिमिलर हैं, थोड़ी सी चेंजेस हैं, तो ये वेरिएशंस हैं। यानी नस्लें गुजरने के साथ जो थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ आती हैं उनको वेरिएशंस कहा जाता है। इस तरह थर्ड और फोर्थ को, फोर्थ और फाइव को, 5 और 6 या 6 और 7 को, यानी इनको अगर मैं कंसेक्टिव दो एक दूसरे के बाद जो मौजूद हैं इनको अगर मैं आपस में कंपेयर करता हूँ
तो ये आपस में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, आपस में ज़्यादा सिमिलैरिटी रखते हैं और डिफरेंस जो है वो इनमें कम है। लेकिन अगर मैं इस फर्स्ट वन को इस लास्ट वन के साथ कंपेयर करता हूँ, यानी ये पहले वाला और ये लास्ट वाला इंसान, इनको अगर मैं कंपेयर करूँ, ठीक है, हालांकि ये इंसान इसी से बंदर से बना है, तो ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है, मतलब इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं नज़र आ रहा हमें। तो इस बड़ी तब्दीली को हम कहते हैं एवोल्यूशन या इर्तिका, ठीक है। तो ये असल में एवोल्यूशन होती है कि जब नस्लें गुजरती जाती हैं, तब्दीलियाँ आने वाली नस्लों में इकट्ठी होती जाती हैं, तो ये जो जानदार हैं वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाते हैं, इसे एवोल्यूशन कहते हैं। अब ये तो चले फिर थोड़ा समझ में आ गया कि इंसान बंदर से बना है। अगर हम ये कहें, जो साइंस कहती है कि दुनिया में पहले बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर जानदार थे, यानी आज की बायोडाइवर्सिटी वो सारी इस बैक्टीरिया से बनी है, यानी अगर हम इंसान की बात भी करें तो हमारा वजूद भी जो है वो बैक्टीरिया से बना है, ठीक है। तो यानी ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आती बात, लेकिन साइंस को एवोल्यूशन के प्रूफ मिलते हैं, तो साइंस को जो है वो क्रिएशन के सबूत नहीं मिलते, यानी कि जो तमाम जानदार हैं उनको उसी हालत में पैदा किया गया है, तो साइंस जो है वो उस चीज़ को नहीं मानती। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसकी अहमियत क्या है। अब अगेन एक बार रिमाइंड करवाता चलूँ कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो असल में क्या है, जानदार, यानी पौधे, जानवर, कोई भी जानदार जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो सोर्स ऑफ फूड है, खुराक का जरिया है। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए खुराक मुहैया करती है। सोर्स ऑफ ड्रग्स, अदवायात का जरिया है। A significant proportion of drugs are derived directly or indirectly from biological sources। अब जितनी भी अदवायात हैं वो बिल वास्ता या बिला वास्ता हम जानदारों से ही हासिल करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सोर्सेज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, सनअती मादों का ज़राए। अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, एक बहुत बड़ी तादाद में जो सनती मादे हैं, लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग बनाने के लिए जैसे लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो भी असल में हमने पौधों से लेनी है। पौधे क्या है, बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। फाइबर, धागे, वो भी हम यूजुअली पौधों से ही बनाते हैं। डाइस, रंग उड़ने वाली चीज़ें, रेजन्स, प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं। गम्स, चिपकने वाली जो गम्स होती हैं। एडहेसिव भी चिपकने वाले मादे होते हैं। रबड़ जो होती है, एंड ऑयल, और जो ऑयल है आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, तो ये डायरेक्टली हम पौधों से हासिल करते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब ये पौधे क्या हैं, पौधे भी बायोडाइवर्सिटी का ही असल में एक हिस्सा है। फिर उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। बायोडाइवर्सिटी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बनाना और उसको मेंटेन करना, बरकरार रखना, उसमें बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो माहौल है, उसकी केमिस्ट्री, उसकी तरकीब को बरकरार रखती है। इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई, तो ये पानी के सप्लाई और एटमॉस्फेयर को जो है वो बरकरार रखती है। रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रेंट्स, जिसको न्यूट्रेंट साइकिल भी कहते हैं, 10th क्लास में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रेंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो जरखेज़ मिट्टी प्रोवाइड करने और न्यूट्रेंट्स को जो है वो रिसाइकल करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। कैसे, अब इसको ज़्यादा डिटेल से आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ओवरव्यू अगर मैं देता चलूँ तो बायोडाइवर्सिटी अगर मौजूद है तो हम जो है वो क्या करते हैं, दुनिया की जो बका है वो मुमकिन है। लाइक मिट्टी से जो न्यूट्रेंट्स हैं, वो जो मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स होते हैं, उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में लेके जाते हैं। अब हम उन मिनरल्स को मिट्टी से हासिल नहीं कर सकते, हम मिट्टी नहीं खाते, ना ही हम उन मिनरल्स को मिट्टी से अलग करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फिर वो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में जाते हैं, प्लांट्स को फिर डायरेक्टली हम खाते हैं, इंसान या दूसरे जानवर खाते हैं। तो हम जब उनका गोश्त खाते हैं तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधों से दूसरे जानवरों में जिस तरह फूड चेन बनती हुई, एक चेन बनती हुई, वो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। फिर हम या कोई भी जानदार, पौधा मरता है, जानवर मरता है, या जब हम मरते हैं तो हमारी जब बॉडी गलती सड़ती है तो जितने भी डीकम्पोजर्स हैं, यानी वो जानदार
जो जानदारों की डेड बॉडीज़ को तोड़ते हैं, वो गलाते सड़ाते हैं, उनको डीकम्पोजर्स कहते हैं। तो वो डीकम्पोजर्स जब हमारी बॉडी को गलाते सड़ाते हैं, वही न्यूट्रेंट्स मट्टी में दोबारा फिर चले जाते हैं, वहाँ से फिर वो न्यूट्रेंट्स प्लांट्स में और प्लांट से फिर दूसरे जानदारों में आते हैं। अगर ये जानदारों की वैरायटी मौजूद ना हो, अगर इंसान जो है वो ना मरें तो मट्टी में न्यूट्रेंट्स नहीं आएंगे, या इंसान मर जाएं और डीकम्पोजर्स ना हो, बैक्टीरिया ना हो, फंजाई ना हो, तो वो जानदारों की डेड बॉडीज़ गलाए सड़ाएगी नहीं, तो न्यूट्रेंट्स हमारी बॉडी में ही पड़े रहेंगे। या अगर प्लांट्स उन न्यूट्रेंट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम उसको मट्टी से डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये वैरायटी जानदारों की मौजूद है, यानी इतनी इकसाम मौजूद हैं, तो ये साइकिल चल रहा है। अगर इनमें से कोई एक टाइप भी, कोई एक वैरायटी भी ख़त्म हो जाए, पूरा जो साइकिल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस तरह बायोडाइवर्सिटी जो है वो किसी भी इन्वायरमेंट को, किसी भी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है।